हेलो दोस्तों, आज हम रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं के लेक्चर 2 ले रहे हैं। तो आज हम लेक्चर 2 की शुरुआत करते हैं रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं में। यह हमारा लेक्चर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था रसायन शास्त्र के प्रकार के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पदार्थ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, पदार्थ। तो पदार्थ को शुरू करने से पहले देख लेते हैं। तो हम पहले पूरी तो ब्रह्मांड पदार्थ हम आज शुरुआत करेंगे। बेसिकली आज हमको क्या पढ़ना है, पदार्थ के बारे में। तो इसके पहले हम इसका एक चार्ट देख लेते हैं कि पदार्थ के इसको कैसे वर्गीकरण करेंगे और फिर से एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड को हम कितने भाग में बांटते हैं, 2 भाग में, एक ऊर्जा और एक पदार्थ। ऊर्जा और पदार्थ में फिर पदार्थ को बांटते हैं दो बेस पे, एक रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार, एक भौतिक वर्गीकरण के अनुसार। तो रासायनिक भौतिक वर्गीकरण में बांटते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। और जब रासायनिक वर्गीकरण हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में बांटते हैं। फिर शुद्ध पदार्थ को हम किस में बांटते हैं, तत्व और यौगिक में। फिर यौगिक को हम बांटते हैं अकार्बनिक और कार्बनिक में। अशुद्ध पदार्थ को फिर 2 भाग में बांट देते हैं। शुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण, तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये है रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा। तो ब्रह्मांड फिर से दोहराते हैं। ब्रह्मांड को बांटते हैं 2 भाग में, पदार्थ और ऊर्जा। फिर पदार्थ को हम 2 तरह से बांटते हैं, एक भौतिक वर्गीकरण के अनुसार, एक रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार। तो भौतिक वर्गीकरण के अनुसार हम 3 भागों में बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस में। फिर रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक में। फिर तत्व यौगिक को हम 2 भागों में बांटते हैं, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। फिर तत्व को हम मुख्यतः 2 भाग में बांटते हैं, धातु और अधातु। फिर हम मिश्रण यानी अशुद्ध पदार्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं, समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण। तो हम क्या करेंगे, आज हम ये पूरा जितने भी 4 ड्रॉ किए हैं एक एक करके सबका डिफिनीशन देखेंगे, उदाहरण देखेंगे और पढ़ेंगे। तो पदार्थ का हम करते हैं शुरुआत आज। तो मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विजार्ड। तो पदार्थ इसे ही बोलते हैं द्रव्य, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मेटल। पदार्थ, हेडिंग डालिए पदार्थ। तो पहले इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। पदार्थ क्या होता है, वैसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिसमें द्रव्यमान हो और जिसे हमारे ज्ञानेंद्रिय महसूस कर सके, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, वैसी वस्तु, वैसी चीज जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो तथा जिसे हमारे ज्ञानेंद्रिय महसूस कर सके, उसे पदार्थ कहते हैं। फिर से डिफिनीशन को दोहराते हैं, वैसी चीज जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो तथा जिसे हमारे ज्ञानेंद्रिय महसूस कर सके, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हम ले सकते हैं टेबुल क्या है, तो टेबुल में द्रव्यमान होता है, यानी द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरता है। तो टेबुल क्या है, पदार्थ। पानी क्या है, पानी स्थान घेरता है और उसमें द्रव्यमान रहता है, तो क्या है, पदार्थ। मार्कर, ये क्या है, पदार्थ। बोर्ड, पदार्थ। कुर्सी, पदार्थ। हवा स्थान घेरता है तो द्रव्यमान होता है, पदार्थ। लैपटॉप स्थान घेरता है और पदार्थ, तो क्या है, पदार्थ, इत्यादि। तो
टेबल क्या है? तो स्थान घेरता है तथा इसमें द्रव्यमान होता है, इसलिए पदार्थ है। पानी क्या है? स्थान घेरता है तथा इसमें द्रव्यमान होता है, तो क्या है? पदार्थ है। मार्कर स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ है। वो सारी चीज जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है और जिससे हमारी ज्ञानेंद्रिय महसूस कर सके, वो क्या है? पदार्थ। तो इसके उदाहरण सहित हम जान लिए। अब हम जानेंगे पदार्थ के वर्गीकरण। तो पदार्थ के वर्गीकरण, हेडिंग डालिए, पदार्थ के वर्गीकरण। हेडिंग डालिए, पदार्थ के वर्गीकरण। पदार्थ के वर्गीकरण। तो पदार्थ के वर्गीकरण, तो पदार्थ के हम दो बेसिस पे बांटते हैं। एक भौतिक वर्गीकरण के अनुसार, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन। और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं, एक भौतिक वर्गीकरण के अनुसार, एक रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो भौतिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ को हम 3 भागों में बांटते हैं। भौतिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ को हम 3 भागों में बांट देते हैं, एक ठोस, द्रव और गैस। तो पहले हम भौतिक वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं। भौतिक वर्गीकरण, तो एक एक करके हेडिंग डालिए। ठोस को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी एक जानकारी ले लेते हैं, जिसमें आप हेडिंग डालिए, अंतराणविक बल। अंतराणविक, हिंदी गलत में भी हो सकता है। अंतराणविक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये क्या होता है? जैसे हम अंतराणविक माने अणु, तो 2 हम अणु ले लेते हैं। मान लीजिए एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया। दो अणु के बीच लगने वाले बल को अंतराणविक बल कहते हैं। जैसे इसमें कुछ बल लगा, इसे ही बोलते हैं अंतराणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब जान लेते हैं अंतराणविक दूरी यानी अंतराणविक डिस्टेंस के बारे में। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बारे में। तो 2 अणुओं के बीच, लिखिए इसका डिफिनेशन, 2 अणुओं के बीच की दूरी को अंतराणविक दूरी कहते हैं। 2 अणुओं के बीच की दूरी को अंतराणविक दूरी कहते हैं। जैसे 2 अणु हो गया, जैसे मान लीजिए ये H2O के अणु हो गया, ये H2O के अणु हो गया, 2 हो गया, तो इनके बीच जो दूरी होगी उसी को बोलते हैं अंतराणविक दूरी। अंतराणविक दूरी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो आप ये जान लिए। तो जिसमें क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या काम कर रहा है? 2 अणुओं को बांधने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 अणुओं को बांधने का काम कर रहा है। अगर किसी पदार्थ में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगी तो पदार्थ क्या होगा? घन, उसके अणु घन होंगे, माने बहुत ही कम दूरी पर होंगे। तो जितनी दूरी कम होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा। अंतराणविक दूरी कम होगी तो अंतराणविक बल क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जिसमें अगर क्वेश्चन में आ गया कि अंतराणविक बल किसी पदार्थ की ज़्यादा है, तो क्या होगे? उसके अणु पास होंगे, उसके अंतराणविक दूरी क्या होगी? कम होगी। तो इसलिए अगर अणु पास होंगे तो पदार्थ क्या होगा? में भी ठोस होगा। ये तो ठोस को पढ़ने से पहले इसीलिए हम बता दिए
हालांकि लोग नहीं बताते हैं अंतराण्विक बल के बारे में और अंतराण्विक दूरी के बारे में। तो आप इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा। तब स्टार्ट करते हैं। ठोस, सॉलिड। ठोस का इंग्लिश होता है सॉलिड। तो आप बी है डी डालिए। ठोस, ठोस। इसका डिफिनीशन लिखिए। वैसे पदार्थ जिसकी आयतन तथा आकृति निश्चित होती है। वैसे पदार्थ जिसकी आयतन तथा आकृति निश्चित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। लिख लिया डिफिनीशन, फिर से दोहरा रहे हैं। वैसे पदार्थ जिसकी आयतन तथा आकृति निश्चित होती है उसे ठोस कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, बर्तन, मोबाइल, मार्कर। क्या इस मार्कर की इसकी आकृति भी निश्चित है कि कहीं भी इसको रखेंगे इतना ही स्थान घेरेगी, यानी इसकी आयतन निश्चित है और कहीं भी रखेंगे ये इसी तरह रहेगा। तो इसकी आकृति भी क्या है, निश्चित है। उसी तरह क्या है टेबल, टेबल को कहीं भी रखेंगे जितना स्थान घेरेगा उतना ही घेरेगा। तो टेबल और उसकी आकृति भी क्या है, निश्चित है। कुर्सी की भी आकृति निश्चित है और इसका आयतन भी निश्चित है। बर्तन का भी आकृति निश्चित है और इसका आयतन भी निश्चित है। उसी तरह मोबाइल का भी इसमें लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल किताब, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आप ठोस को जान लिए। वह फिर से दोहराना है इसके डिफिनीशन। वैसी वस्तु है जिसकी आयतन तथा आकृति निश्चित होती है उसे ठोस कहते हैं। अब इसके गुण के बारे में कि हाँ ठोस की क्या होती है, आयतन तथा आकृति निश्चित होती है। दूसरा लिखिए, ठोस में अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा होता है तथा अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है। इसका गुण लिखिए। ठोस में अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा होता है तथा इसकी अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है। पहला गुण हो गया। दूसरा गुण लिखिए, ठोस प्रायः दृढ़ होते हैं, यानी दृढ़ माने मजबूत। ठोस प्रायः दृढ़ होते हैं। तीसरा गुण लिखिए, ठोस के द्रव्यंक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। माने ठोस, तीसरा गुण लिखिए, ठोस के द्रव्यंक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। द्रव्यंक, क्वथनांक। अभी से द्रव्यंक क्या है और क्वथनांक क्या है? ये होता है मेल्टिंग पॉइंट और ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस मिनिमम ताप जिस पे कोई वस्तु गलने लगे तो उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यंक। और वो मिनिमम ताप जिस पे कोई वस्तु उबलने लगे उसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो द्रव्यंक, ठोस पदार्थ की क्या होती है, द्रव्यंक बहुत ही उच्च होती है, यानी इसके ठोस को गलाने के लिए बहुत ज़्यादा ताप की जरूरत पड़ती है। तो तीसरा गुण क्या था कि ठोस के द्रव्यंक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। तो आप द्रव्यंक के भी बारे में हम बता दिए और क्वथनांक के भी बारे में। तीसरा गुण आप जान लिए। चौथा गुण लिखिए, ठोस असंपीडित पदार्थ है। ठोस असंपीडित पदार्थ है, यानी उसमें संपीड्य, यानी उसके वो संपीड्य बहुत कम होता है। संपीड्य क्या होता है इसको पहले जान लेते हैं। तो किसी भी पदार्थ को दाब लगाकर अगर उसके आकृति में अगर हम चेंज कर सकते हैं तो पदार्थ क्या कहलाती है, संपीड्य पदार्थ कहलाती है। किसी भी पदार्थ को अगर हम दाब लगाकर अगर उसके आकृति में चेंज कर सकते हैं तो क्या कहलाती है, संपीड्य पदार्थ कहलाती है। तो क्या है, मार्कर ठोस है
क्या इसका हम दाब लगाकर इसकी आकृति को चेंज कर सकते हैं? नहीं, नहीं तो टूट जाएगा, इसकी आकृति चेंज नहीं होगी। तो इसलिए क्या है, ठोस असंपीड्य पदार्थ है। बात समझ में आ गई। तो पहला गुण क्या है कि ठोस में अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा होता है तथा अंतराण्विक दूरी बहुत कम होती है। दूसरा गुण, ठोस प्रायः दृढ़ होते हैं यानी मजबूत होते हैं। तीसरा गुण, ठोस के दौड़ांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। चौथा गुण, ठोस असंपीड्य पदार्थ है। तो ठोस के बारे में हम जान लिए। अब हम शुरू हेडिंग डालिए द्रव। तो द्रव का इंग्लिश क्या होता है? लिक्विड। अब द्रव का डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। पदार्थ जिसके आयतन निश्चित होते हैं तथा आकृति अनिश्चित होती हैं उसे द्रव कहते हैं। फिर से डिफिनीशन को दोहरा रहे हैं। वैसी वस्तुएं जिसके आयतन निश्चित होते हैं तथा आकृति अनिश्चित होती है उसे द्रव कहते हैं। आयतन क्या? आयतन निश्चित, आकृति अनिश्चित। उसे द्रव कहते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं, आयतन निश्चित और आकृति अनिश्चित। जैसे इसका एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे पानी, दूध, अल्कोहल, तेल इत्यादि। जैसे हम पानी को अगर हम 1 लीटर पानी हमने ले लिया, अगर उसको लोटा में रखेंगे तो लोटा की आकृति में वो पानी हो जाएगी, लोटा की आकृति में। अगर हम बोतल में रखते हैं 1 ही लीटर उसी पानी को बोतल में, तो बोतल की आकृति ले लेगी, यानी उसकी आकृति क्या है? अनिश्चित है। जिस पात्र में रखेंगे वो उस पात्र की आकृति ले लेगी, लेकिन उसकी आयतन अगर 1 लीटर पानी है तो लोटा में रखेंगे या बोतल में तो 1 ही लीटर होगा, यानी उसकी आयतन क्या है? निश्चित है, लेकिन आकृति क्या हो गई? अनिश्चित हो गई। इसलिए द्रव का हम डायरेक्ट डिफिनीशन ही बना देते हैं। देखिए, डिफिनीशन लिखने का तरीका पहले उसके बाद को समझ लेते हैं। डिफिनीशन आप कहीं से भी लिख सकते हैं, किसी भी एक गुण को उठा के डिफिनीशन लिख लेंगे। तो द्रव जिसकी आयतन क्या होती है? निश्चित होती है तथा आकृति अनिश्चित होती है उसे द्रव कहते हैं। तो हमने निश्चित और अनिश्चित इसको समझा दिया। अब इसके गुण लिख लेते हैं, द्रव के गुण, कि इसमें क्या क्या गुण होती है। तो द्रव में हमने पढ़ा, द्रव में अंतराण्विक बल ठोस की अपेक्षा कम होते हैं तथा अंतराण्विक दूरी ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। हमने ठोस में क्या देखा? ठोस में हमने देखा कि यदि अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ठोस की अपेक्षा इसमें थोड़ा कम होते हैं। लिख लिए। तीसरा गुण लिखिए, द्रव असंपीड्य होता है, लेकिन द्रव असंपीड्य होता है लेकिन ठोस की अपेक्षा इसमें संपीडन थोड़ा ज़्यादा पाई जाती है। तीसरा लिख लिए। अब द्रव को समझ लेते हैं। जैसे द्रव में हमने क्या, ठोस में हमने देखा कि ठोस में अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसके अणु क्या होंगे? पास पास होंगे, तो ये ठोस हो गया। अब द्रव में थोड़ा अंतराण्विक बल ठोस की अपेक्षा कम होती है, जैसे ये हो गया। तो ये ठोस हो गया क्योंकि इसमें अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा है। ये द्रव हो गया क्योंकि इसमें अंतराण्विक बल थोड़ा ठोस की अपेक्षा कम है। तो हमने इसके गुण को भी जान लिया। और तो अब स्टार्ट करते हैं गैस। तो आप हेडिंग डालिए गैस।
तो गैस की डिफिनीशन क्या है कि इसके आयतन भी अनिश्चित होता है और आकृति भी अनिश्चित होती है। तो लिखे डिफिनीशन, वैसी वस्तु है जिसके आयतन तथा आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं उसे गैस कहते हैं। डिफिनीशन लिख लिए। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, इत्यादि। तो गैस की क्या होती है, जिस पात्र में रखते हैं उसी की आयतन भी ले लेती है और आकृति भी ले लेती है। क्या, आयतन भी ले लेती है और आकृति भी ले लेती है। इसीलिए इसकी आयतन भी अनिश्चित है और आकृति भी अनिश्चित है। इसलिए हवा क्या है, गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। नाइट्रोजन भी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। हाइड्रोजन भी गैस है। हीलियम भी गैस है। अब इसके गुण के बारे में जान लेते हैं। तो हेडिंग डालिए गैस के गुण। इसका इंग्लिश होगा प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो पहला लिख लीजिए, गैस में अंतराण्विक बल नगण्य होता है, यानी बहुत ही कम होता है। यानी मान लीजिए नहीं होता है। यानी गैस के में अंतराण्विक बल नगण्य होता है तथा अंतराण्विक दूरी बहुत ज़्यादा होती है। पहला गुण। दूसरा है, गैस में क्या है, कोई मोलिक्यूल यहाँ है, कोई मोलिक्यूल यहाँ है, कोई मोलिक्यूल यहाँ है। यानी इसके कोणों की सजावट में कोई क्रम नहीं होता है। तो इसलिए लिख लीजिए दूसरा प्रॉपर्टी, इसके कोणों की सजावट में कोई क्रम नहीं होता है। तीसरा प्रॉपर्टी, गैस संपीड्य होता है, यानी इसे दाब लगाकर इसकी आकृति में हम चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, गैस संपीड्य पदार्थ है। चौथा प्रॉपर्टी लिख लीजिए कि गैस के एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर आयतन 22.4 लीटर होता है। गैस के आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। पांचवा प्रॉपर्टी लिखिए, ताप बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ता है। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, भौतिक वर्गीकरण, पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में हमने शुरू किया। तो ठोस को भी पढ़ लिया, द्रव को भी पढ़ लिया, गैस को भी पढ़ लिया। अब हम पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण के तरफ बढ़ेंगे। तो पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण, हेडिंग डालिए पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण। उससे पहले एक बात जान लीजिए कि कोई भी ठोस होगा, तो ठोस को जब गर्म करेंगे, ताप गर्म कैसे करेंगे, ताप बढ़ाएंगे। तो इसका सिंबल होता है त्रिभुज के जैसा। इसके गर्म करने का सिंबल होता है त्रिभुज के जैसा। ऐसा बना दिए। अगर हम वहाँ पे ताप नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो इसको आप याद रखिएगा, इस सिंबल को। तो ठोस को गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगी, द्रव में। जैसे कि बर्फ क्या है, ठोस है। उसको गर्म करते हैं तो किस में बदल जाती है, पानी, यानी द्रव में बदल जाती है। फिर इसको द्रव को गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, गैस में। फिर जब गैस को ठंडा करेंगे, इसको माइनस टेम्परेचर दिखा देते हैं। माइनस टेम्परेचर यानी ठंडा, और ये क्या है, गर्म। फिर जब इसको भी ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगी, ठोस में। तो ये पदार्थ के गुण होते हैं कि जब ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव में बदल जाती है। द्रव को जब गर्म करते हैं तो गैस में बदल जाती है। जब गैस को हम ठंडा करते हैं तो द्रव में बदल जाती है। जब द्रव को ठंडा करते हैं
तो ठोस में बदल जाती है। जैसे इसका उदाहरण ले सकते हैं बर्फ। बर्फ को हम जब गर्म करते हैं तो द्रव में पानी में बदल जाती है, जब फिर पानी को हम और गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदल जाती है, गैस। अब एक बात यहाँ से हमें वाष्प, वाष्प किसे कहते हैं इसको समझ लीजिए। हेडिंग डाल लीजिए वाष्प, या नोट में लिख लीजिए कहीं भी वाष्प। तो जब कोई भी गैस कमरे के ताप पर गैस अवस्था में रहती है तो उसे गैस कहते हैं। लेकिन अगर जैसे पानी क्या है, पानी को गर्म करते हैं, यानी जब किसी भी द्रव को गर्म करके, यानी कमरे के ताप से अधिक ताप पे जब तब वो गैस में बदले तो उसे क्या कहते हैं, वाष्प। तो आप जान लिए वाष्प के बारे में। अब डायरेक्ट आप हेडिंग डालिए पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण। हेडिंग डालिए पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण। शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। प्योर मेटर और मिक्सचर। इसका इंग्लिश लिखिए प्योर मेटर और मिक्सचर। तब हेडिंग डाल लीजिए शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, इसका डिफिनेशन क्या है कि वैसी वस्तुएं जिन्हें सामान्य भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक। अब हेडिंग डालिए तत्व। इसका डिफिनेशन लिखिए। वैसे शुद्ध पदार्थ जिन्हें सामान्य भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा न तो पृथक किया जा सकता है और न ही बनाया जाता है उसे तत्व कहते हैं। वैसे शुद्ध पदार्थ, फिर से बोल रहा हूँ डिफिनेशन, लिखेंगे ना, आपको लिखना है, बोलेंगे आपको लिखना है। वैसी शुद्ध पदार्थ जिन्हें सामान्य भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा न तो पृथक किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है उन्हें तत्व कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में ले सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम इत्यादि। अब तत्व, तो तत्व को हम मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं, लेकिन सामान्य तीन भाग में बांटते हैं। अगर कोई बोले कि तत्व को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए दो, लेकिन सामान्य तीन भागों में। तो तत्व को हम तीनों भाग को पढ़ेंगे। तत्व को तीन भाग में बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो आप हेडिंग डाल लीजिए धातु। धातु मेटल, इसका इंग्लिश होगा मेटल। हेडिंग डालिए धातु। तो अब धातु के डिफिनेशन लिखिए। वैसी वस्तुएं या वैसे तत्व, डायरेक्ट तत्व से डिफिनेशन